यहाँ पे ये स्किल्स है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि दैट दे वर नॉट एबल टू कवर अप द लेक्चर्स, तो मैंने एक वीक पोस्टपोन कर दिया था। देन कुछ मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। एनीवे, सो आई होप अब तो कोई काफ़ी टाइम मिल गया था, तो सभी बच्चों ने लेक्चर नंबर 15 तक कवर कर लिया था। और आज की हमारी क्लास का एजेंडा है लेक्चर नंबर 11 to 15, लेक्चर नंबर 11 से लेकर 15 तक इन लेक्चर्स का रिवीजन कम डाउट क्लास आज हमारी है। सब बढ़िया एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई चल रही है एवरीवन? तान्या, रिया, आयुष, हर्षिल, ईशा, एवरीवन? बच्चे बोले सर आई एम वीगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड आई होप समवेयर इन द मिड ऑफ फरवरी आपके रिजल्ट्स आएंगे शायद, जहाँ तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो लेक्चर्स नंबर 11 to 15, इसमें सबसे पहले एक हमारा टॉपिक का क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी चल रहा था और उसमें होल्डिंग सब्सिडरी तक हो चुका था। तो उसमें नेक्स्ट कंसेप्ट था एसोसिएट कंपनी का। एंड एसोसिएट कंपनी का जो कंसेप्ट था, अगेन जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में हम दो कंपनी के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसी तरीके से इन द कॉन्टेक्स्ट एसोसिएट कंपनी हम दो कंपनी के रिलेशनशिप की बात करते हैं कि साहब एक कंपनी दूसरे की एसोसिएट कब मानी जाएगी, व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 2+6 जहां पे एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, इट सेज दैट let's say there are two companies, X Limited and Y Limited. And when can I say that Y Limited is an associate company of X Limited? When can I say that? अंकित बेटा माइक को म्यूट कर लीजिए। अंकित गर्ग, अंकित तू दे अंकित प्लीज म्यूट योर माइक। क्यों करो? अरे उसमें तो होगा। देखिए, when can I say that Y Limited the associate company X Limited? उसके लिए सेक्शन 2 clause 6 says that अगर X Limited का Y Limited पे या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या Y Limited X Limited के ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या दे रखा है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये दे रखा है कि साहब इफ दिस कंपनी कंट्रोल्स at least 20% of total voting power of Y Limited. How much? At least 20% of total voting power of the Y Limited. और वोटिंग पावर इज कनेक्टेड विद इक्विटी कैपिटल। इसका मतलब वाई लिमिटेड की जितनी इक्विटी शेयर कैपिटल उसका 20% या उससे ज्यादा अगर एक्स लिमिटेड होल्ड कर रही है, इफ एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल वाई लिमिटेड, कैन आई से दैट एक्स लिमिटेड इज कंट्रोलिंग एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ वाई लिमिटेड, कंट्रोल ऑफ at least 20% of total voting power. But at the same time ने बोला था it should not be subsidiary, मतलब एक कंपनी या तो किसी की सब्सिडरी होगी या एसोसिएट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। इसका मतलब 20% और मोर, बट
नॉट एक्सीडिंग 50%। तो 50% एक्सीड कर गया देन इट विल बिकम सब्सिडरी, जो हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा था उसके हिसाब से। तो 20% और मोर इस कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है उसका 20% या उससे ज़्यादा एक्स लिमिटेड होल्ड करे, अप टू 50%, नॉट एक्सीडिंग 50%, क्योंकि 50% एक्सीड करते ही सब्सिडरी बन जाएगी। एंड ये भी लिखा हुआ है इसकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी और एसोसिएट हम दोनों को अलग अलग एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के मीनिंग में एक तो ये, और कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर सम एग्रीमेंट। अगर एक्स लिमिटेड एबल टू कंट्रोल द बिजनेस डिसीजंस ऑफ वाई लिमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ सम एग्रीमेंट विद वाई लिमिटेड, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोलेंगे एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एज ए रिजल्ट वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। एक क्राइटेरिया और दे रखा कि साहब अगर वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर, मान लिया एक्स लिमिटेड और जेड लिमिटेड ने मिलके, मान लिया एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड मिलके, इन दोनों कंपनी ने मिलके वाई लिमिटेड को अपनी कंपनी बना रखे, मतलब मिलके ज्वाइंटली बिजनेस करना है। तो एक्स वाई लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड एज वेल एज जेड लिमिटेड, तो ये दोनों की एसोसिएट होगी। जिसकी भी आप ज्वाइंट वेंचर है तो एक्स लिमिटेड की भी वाई लिमिटेड एसोसिएट होगी इस एग्जांपल में, और जेड लिमिटेड की भी वाई लिमिटेड, दोनों की ज्वाइंट वेंचर है। तो देखा जाए इफेक्टिवली अगर हम इसको पूरा ब्रेक कर दें तो तीन में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई लिमिटेड, कि वाई लिमिटेड की टोटल वोटिंग पावर का 20% या उससे ज्यादा एक्स लिमिटेड के पास है बट नॉट एक्सीडिंग 50%, या एक्स लिमिटेड कंट्रोल्स द बिजनेस डिसीजन ऑफ वाई लिमिटेड अंडर सम एग्रीमेंट, या एक्स वाई लिमिटेड इज जॉइंट वेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। एनी ऑफ द थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड विल से दैट वाई लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। इसका यूज क्या है, आप चैप्टर 9 जब आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वहां पे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में भी मैंने कंसोलिडेशन पढ़ाया, बताया था कि सब सब्सिडरी इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के अकाउंट्स का कंसोलिडेशन होता है। तो वह कंसोलिडेशन सिर्फ सब्सिडरी का नहीं होता, एसोसिएट कंपनी का भी होता है। तो ये अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर 9 आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि साहब अगर आपकी कंपनी की कोई सब्सिडरी है या आपकी कोई एसोसिएट है तो आप अपनी बुक्स में उनकी कंसोलिडेशन करेंगे। तो उसके लिए एसोसिएट का मीनिंग यहां से लेना पड़ेगा। एसोसिएट का मतलब क्या है, दैट वी हैव जस्ट आर डिस्कस नाउ। नेक्स्ट इज दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट था स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। यहां हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2+45, जहां पे इसकी डेफिनेशन दे रहे गवर्नमेंट कंपनी की, और डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2+45। देखिए, if any company, whether it's a public company or private company, any company, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का ग्रेटर देन इक्वल टू 51% अगर गवर्नमेंट के पास है, मैंने बताया मोर देन 50 नहीं बोलेंगे, 51% और मोर, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50% बोलते हैं, यहां पे एटलीस्ट 51% मोर। कोई भी कंपनी है, वेदर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, वेदर इट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, whether it is one or more state government or it can be a combination of central government and state government, मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट की होल्डिंग उस कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा है, उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 51% उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, देन दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, इसके अलावा एक बात और दे रखी है, अगर वो कंपनी उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 51% या उससे गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन if that company happens to be subsidiary of some government company, मतलब आप किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, और सब्सिडरी का मतलब हमने पहले पढ़ा था, तो उस केस में मतलब आप जैसे मान लिया ए लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड इसकी ए लिमिटेड मान लिया गवर्नमेंट कंपनी, जैसे मैं एक्चुअल एग्जांपल, आई थिंक मैंने एग्जांपल वो दिया भी होगा, जैसे ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी, इसके अंदर आई थिंक गवर्नमेंट की होल्डिंग करीब एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है लेकिन 70% के आसपास तो होगी, एंड इट मीन्स इज अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट इसमें 70% के आसपास शेयर होल्ड कर रही है। एक कंपनी उसका नाम है ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये एक्चुअली नाम से पता लग रहा है ये कंपनी है जिसके थ्रू ओएनजीसी आपको इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट्स करती है।
मतलब इंडिया से बाहर अगर ओएनजीसी को कोई बिजनेस करना है तो इस कंपनी के थ्रू करती है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड नाम है, विदेश फॉरेन बिजनेस करती है। और ये ओएनजीसी विदेश ओएनजीसी लिमिटेड की सब्सिडरी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है एंड दिस हैपेंस टू बी सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो इसका स्टेटस भी आपको गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट क्राइटेरिया हो गया कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो उस केस में जो सब्सिडरी कंपनी इट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, इट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर एक पॉइंट और आपका था, इस अब गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, ओएनजीसी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थोड़ी है, जैसे आप बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार कंपनी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप ये बोल सकते हैं। बट यू कैनॉट से दैट ओएनजीसी इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यू कैनॉट से बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यू कैनॉट से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है और यहाँ जो काम करने वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। तो नीदर इट इज गवर्नमेंट, ये कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, इसलिए यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं वो दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जो बेनिफिट्स होते हैं तो क्या उनको मिलेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड दूसरी बात, क्या यहाँ एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है? नहीं, एम्प्लॉयर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे हर जगह एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं इसका मतलब योर एम्प्लॉयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को, मान लिया आप लेट से यूपी के किसी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो यू आर एम्प्लॉयर इज यूपी स्टेट गवर्नमेंट, ये सुनो। लेकिन अगर आप ओएनजीसी में काम करते हैं तो योर एम्प्लॉय इज नॉट द गवर्नमेंट, योर एम्प्लॉय इज ओएनजीसी, दैट कंपनी इज योर एम्प्लॉय, दैट कंपनी इज योर एम्प्लॉयर। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है और यहाँ काम करने वाले लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एंड दैट वाज डिस्कस इन वन केस, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर एक कंसेप्ट फॉरेन कंपनी का दे रखा है। बेसिकली इसमें क्या दे रखा है कि साहब कोई कंपनी है जो बनी इंडिया के बाहर, इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई है, एंड इंडिया में उन्होंने अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया, चाहे वो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आपने सेटअप किया, खुद चला रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू चला रहे हैं और इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे, तो उसके लिए कई सारे उसका मीनिंग दे रखे हैं, उसका मतलब दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या चीज आपको आएगी वो दे रखा है। एक्चुअली मैंने बताया कि साहब एक्चुअली कंपनी इंडिया में नहीं इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई, लेकिन क्योंकि इंडिया में आपने कोई प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया एंड चाहे आपने फिजिकल सेटअप किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली किया, चाहे खुद किया, चाहे एजेंट के थ्रू किया, और यू आर डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटी इंडिया, तो इसका तो देयर सम इंडियन कनेक्शन। तो जब इंडियन कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ इंडियन लॉ भी लगना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में जो 29 चैप्टर्स हैं, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 22 है, चैप्टर नंबर 22 वो एक्सक्लूसिवली आपको इन्हीं तरह की कंपनीज के लिए वहां पे लिख दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 22। यहाँ कंपनी का मतलब फॉरेन कंपनी लेना है एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 + 42, सेक्शन 2 + 42, एंड वो उस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो मतलब दे रखा है दैट इज इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या चीजें आपको आती है, या उससे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि साहब कंपनी ऐसे एक्टिविटी कर रही है, बताइए फॉरेन कंपनी है या नहीं एज पर कंपनीज एक्ट। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड की में क्या क्या चीज कवर होती है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्टली जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन में दे रहा है कि कंपनी कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन में आ रहा है। अगर आ रहा है इट मींस इट इज अ फॉरेन कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन पब्लिक फाइनेंशियल, वो कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट आपका एक डोरमेंट कंपनी कंसेप्ट दे रखा है। डोरमेंट कंपनी कंसेप्ट एक्चुअली ये भी आपके बहुत ज्यादा यूज की चीज नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात ये कि डोरमेंट कंपनी नाम से पता है, एक टर्म आपने इंग्लिश में सुना होगा, स्कूल वगैरह में ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा, वॉल्केनोज, एक एक्टिव वॉल्केनोज, एक डोरमेंट वॉल्केनोज। एक्टिव मतलब जो अभी भी जहां पे इरप्शंस होते हैं, और आपको डोरमेंट जो अभी पहले कभी एक्टिव थे पास में बट अब एक्टिव नहीं है। डोरमेंट जो सुस्त कह सकते हैं, नॉट पैसिव बोल सकते हैं, डोरमेंट यानी पैसिव। डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट क्या है, और ये नया कंसेप्ट है, ओल्ड कंपनी एक्ट में कंसेप्ट नहीं था, कि साहब अगर आप कंपनी बनी फॉर डूइंग सम फ्यूचर प्रोजेक्ट, अभी आपने कोई बिजनेस नहीं करना, फ्यूचर में करना है, कंपनी पहले बना ली हमने, या कोई एसेट होल्ड करने के लिए सिर्फ कंपनी बनाई, ऐसा कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और आपके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, या आप इनएक्टिव कंपनी है, इनएक्टिव कंपनी का मतलब दे रखा है,
then in that case you can apply to the registrar of company for getting the status of dormant company. और आपको जब आरओसी सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ यू आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डोरमेंट कंपनी, यू आर एलिजिबल टू बी अ डोरमेंट कंपनी, तो आपको स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी दे देगा। आरओसी एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी, उसमें आपकी एंट्री कर देगा। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब तक आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस बनाएंगे आपके ऊपर कंपनी लॉ के प्रोविजन पूरे नहीं लगेंगे, बहुत सारे प्रोविजन नहीं लगेंगे, बहुत सारे प्रोविजन आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ओनली फ्यू प्रोविजन के एडवांटेज, क्योंकि जब हम कुछ खास काम कर ही नहीं रहे, ठीक है, कंपनी है तो उसका एडवांटेज, लेकिन डोरमेंट का स्टेटस नहीं लेते हैं तो फिर उस केस में आपको पूरा कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स एडवांटेज। हाँ, जिस दिन आपको लगता है 2 साल 4 साल 5 साल का जब भी लगता है कि हम फुल फ्लेज पूरे एक्टिव तरीके से काम करना चाहते हैं, देन अगेन यू कैन अप्लाई टू द आरओसी की साहब हमारा डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कैंसिल कर दीजिए एंड वी वांट, तो आरओसी कैंसिल कर देगा। नाउ यू कैन वर्क फुल फ्लेज एंड उस केस में पूरा लॉ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट बेसिकली एक नया कंसेप्ट दे दिया कि अगर आप फुल फ्लेज तरीके से काम नहीं कर रहे, फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से कुछ कंपनी बना ली आपने कि साहब फ्यूचर में, लेकिन अभी कुछ काम नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक आप फुल फ्लेज काम शुरू नहीं करते आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं उस कंपनी का। उसका एडवांटेज ये होता है आपकी लॉ कंप्लायंसेस कम हो जाती है, आपको इतना सारे प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सो लॉन्ग एज यू आर इन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, इन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट निधि कंपनी का दे रखा है। मैंने बताया था बेसिकली कुछ नहीं है, जो आम जिंदगी में लोग कमेटी वमेटी बनाते हैं उसी तरह के कंसेप्ट, वो तो लोग कमेटी, वो लोग तो एक इनफॉर्मल कंसेप्ट है, सुना हुआ लोग, कई लोग होते हैं हमने 10-15 लोगों ने मिलकर कमेटी बना ली है, हर महीने उसमें इतने इतने पैसे डालते हैं, ऑल दैट, जिसको जरूरत हो वहां से पैसे निकाल ले सकता है, ठीक है। तो उसी का फॉर्मल कंसेप्ट आपको लॉ में निधि कंपनी, जहां पे मेंबर्स को सिखाया जाता है कि आप सेविंग कीजिए, they cultivate the habit of thrift means saving, ठीक है, don't wasting the money and saving। उस सेविंग को आप उस निधि कंपनी जिसके आप मेंबर है उसमें आप डिपॉजिट दे सकते हैं, जैसे बैंक में हम एफडी कराते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको उस एफडी के अगेंस्ट लोन लेना है, जैसे बैंक में हम एफडी कराते हैं, एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट एफडी, वैसे ही आपको लोन। तो ऐसी कंपनी जो बेसिकली कह सकते हैं ये म्यूचुअल बेनिफिट प्रिंसिपल पे काम कर रही है, कि मेंबर्स जो हैं उनको सिखाते हैं कि आप सेविंग कीजिए, सेविंग को हमारे यहाँ एफडी के फॉर्म में आप डिपॉजिट करा सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कभी आपको बोरिंग की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लेंडिंग करती है, ठीक है, अगेंस्ट दैट डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट एक सिक्योरिटी की तरह, कल के दिन आपने अगर डिफॉल्ट किया तो आपको कंपनी उससे रिकवर कर लेगी एंड दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगेन आपके लिए आपके स्टेज पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, एक टर्म आपको पता, निधि कंपनी, कहीं 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 रेफरेंस आया था तो यू शुड नो दैट कि सब ये क्या चाहिए होता है, मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके आगे ये आपका जो चैप्टर 1 था प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 जो था प्रिलिमिनरी, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड एंड आई मूव ऑन टू द चैप्टर 2। अच्छा, चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस है लास्ट में, इसमें किसी को कोई डाउट, स्पेसिफिक डाउट किसी को? जो क्वेश्चंस वगैरह थे उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट? चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 में 2 यूनिट्स थे, पहला आपका बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी लॉ एंड सेकंड था यूनिट आपका क्लासिफिकेशन कंपनीज। तो वहां तक आपका, तो किसी को स्पेसिफिक डाउट, क्वेश्चंस वगैरह सबने कर, क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे लेक्चर में वो सब समझ आ गए थे एवरीवन? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को एक डाउट था। बोलिए। सर पेज नंबर 45 पे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है, उसका एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। पेज नंबर 45, अच्छा आप आगे चले गए बेटा, अभी एक मिनट होल्ड करोगे, अभी वहां हम पहुंचे नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, यस आप वहां पे आते तो वहां बात करते। अभी मैंने खाली चैप्टर जो 1 कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड आपका, नो सर। एनीवन एल्स? चेतन कुछ कहना चाहते हो आप? चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं। फिर हमारा टॉपिक था प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर 2 हमारा जो स्टार्ट हुआ था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इसमें जो पहला यूनिट है यूनिट 1,
दैट इज प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इसमें सबसे पहले प्रोमोटर्स का कंसेप्ट था. अच्छा, प्रोमोटर्स के बारे में मैंने बताया था कि जो नॉर्मली लोग प्रमोटर के बारे में, लोगों ने एक लाइन याद की होती है कि प्रमोटर वो होता है वो जो कंपनी बनाता है एंड ऑल दैट. मैंने बताया था वो मेन क्राइटेरिया नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है. मेन चीज होता है कि इफ 2 or more persons are interested in doing a particular business in the form of a company, and then because of that business interest नाउ दे सेटअप अ कंपनी, वो खुद सेटअप करें या किसी प्रोफेशनल को इंगेज करके वो प्रोफेशनल उनका एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, माना ये जाएगा कि सब यही कर रहे हैं. तो मैंने बताया था इन ऑर्डर टू प्रमोटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट. जिस कंपनी को प्रमोटर कहा जाएगा उस कंपनी में आपका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट होना चाहिए. तो पहले बिजनेस इंटरेस्ट की आप एक प्लानिंग करते हैं कि साहब हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस कंपनी फॉर्म में करना है, तो उसके लिए 2 or more पीपल कम टुगेदर एंड देन वॉट एवर द स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है यू कैन हायर सम प्रोफेशनल जो आपके बिहाफ पे सारा करके देगा, एंड दैट प्रोफेशनल विल चार्ज द फीस फॉर दैट, चार्ज द फीस. अब वहां वो प्रोफेशनल क्या उन प्रोमोटर्स का एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल. तो माना जाएगा प्रमोटर ही कर रहे हैं, भले कंपनी बनाने से रिलेटेड सारा काम प्रोफेशनल से थ्रू हम करवा रहे हैं, लेकिन माना तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, प्रमोटर इज द प्रिंसिपल एंड दैट प्रोफेशनल विल बी दैट प्रोफेशनल जिसको आपने हायर किया विल एक्ट एज द एजेंट. ये सुनो, एंड एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल. तो माना जाएगा प्रमोटर ही आपको कर रहा है, ठीक है. सो बेसिक चीज मैंने बताया, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट. अच्छा, पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट किससे पता लगता है, क्या आपने उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाया, कंपनी में पैसा ओनरशिप के लिए कैसे, इक्विटी कैपिटल में. तो कह सकते हैं कंपनी के जो सबसे बड़े शेयरहोल्डर कौन होते हैं, प्रमोटर्स. कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर कौन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं. अच्छा, सबसे बड़े का डज नॉट मीन कि मोर देन 50%. ये भी मूवीज वगैरह में लोग को दिखा देते हैं कि सब प्रमोटर होने के लिए कंपनी के 50% ज्यादा शेयर होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप कंपनी की बड़ी, बहुत सारी लिस्टेड कंपनी है जिनके शेयर की ट्रेडिंग होती है इन द स्टॉक एक्सचेंज, उनके प्रमोटर के पास उस कंपनी के अंदर से 20% शेयर है, 15% शेयर है, वह 15% पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर है. नो अदर शेयर होल्डर हैज गॉट इवन 15% शेयर इन दैट कंपनी. यू आर द बिगेस्ट शेयर. आई एम सेइंग यू नीड टू बी द बिगेस्ट शेयर होल्डर, यू नीड टू बी द बिगेस्ट शेयर होल्डर. मैं इसी में एक चीज आपको बताता हूं. आपने सुना होगा कई बार कंपनीज का टेक ओवर हो जाता है. सुना, एक कंपनी दूसरे कंपनी का ओवरटेक नहीं, ओवरटेक गाड़ी करती है. कई बच्चे वो बच्चे ओवरटेक बोल देते हैं, वो गाड़ी, एक गाड़ी ने दूसरे गाड़ी ओवरटेक कर दिया, ठीक है, टेक ओवर. अच्छा, आपने सुना कंपनीज का टेक ओवर हो जाता है. जैसे मान लिया एग्जांपल लेते, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड एंड उसका एग्जिस्टिंग प्रमोटर ए है एंड ही इज होल्डिंग, मान लिया लिस्टेड कंपनी एक्स लिमिटेड जिसके शेयर की ट्रेडिंग हो रही है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड मान लिया ए वाज द एग्जिस्टिंग प्रमोटर एक्स लिमिटेड होल्डिंग 20% shares in that company. Some other person B is there who is holding, let's say, 15% shares in that company. लेकिन B मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि मार्केट लिस्टेड कंपनी है, या किसी के साथ 1-to-1 ट्रांजेक्शन करके अगर उस कंपनी के 10% शेयर और एक्वायर कर ले, मान लो B किसी C से, जो C भी उस कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका 10% शेयर है, और बी उस सी से 10% शेयर एक्वायर कर ले, क्या बी की होल्डिंग उस कंपनी में 25% हो जाएगी? विल द बीज होल्डिंग इन दैट कंपनी बिकम द 25%? अच्छा, एज ए रिजल्ट क्या उस कंपनी में बी की शेयर होल्डिंग उस कंपनी में एक्स लिमिटेड में ए से ज्यादा हो जाएगी? इसका मतलब हु हैज बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर नाउ? बी. क्या प्रमोटर चेंज हो गया? क्या कंपनी का प्रमोटर पहले ए था, अब कौन होगा? बी. तो टेक ओवर में प्रमोटर चेंज हो जाते हैं. अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट हो कि प्रमोटर वो होता है जो कंपनी बनाता है, फिर तो कंपनी एक बार जो बन गई, अच्छा टेक ओवर में कंपनी तो वही है, कंपनी में कंट्रोल चेंज हो गया. कंट्रोल प्रमोटर्स का होता है, पहले कंट्रोल ए का था, अब कंट्रोल बी का हो गया. पहले प्रमोटर ए था, प्रमोटर बी हो गया.
इसका मतलब बेसिकली अगर आपके दिमाग में ये नोशन ये फिट है कि साहब जो कंपनी बनाता है वही प्रमोटर होता है, फिर तो कंपनी तो एक बार बन गई, वो कंपनी सेम कंपनी बार बार थोड़ी बनेगी, ठीक है, चाहे उसका टेक ओवर चाहे कंपनी तो वही है, तो फिर बोले साहब प्रमोटर कैसे चेंज हो जाएगा, टेक ओवर में प्रमोटर चेंज होता है। इसका तो प्रमोटर का सही कंसेप्ट जिसका बिजनेस इंटरेस्ट है। अच्छा कह सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो पहले से प्रमोटर है एंड ही लूजेस द बिजनेस इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, और कोई दूसरे का इंटरेस्ट एक्वायर हो जाए, वो खुद ही अपने सारे शेयर किसी और को बेच देता है, क्या उस केस में आपको अभी बहुत दूर नहीं जाते, एकदम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। अभी जो एयर इंडिया कंपनी है, क्या एयर इंडिया कंपनी का अभी तक प्रमोटर क्या गवर्नमेंट थी? ये सुनो, क्या अब उसकी प्रमोटर टाटा ग्रुप हो गई है? क्या अब उसकी प्रमोटर टाटा ग्रुप हो गई है? तो कंपनी तो वही है, बट कंपनी के अंदर ऊपर कंट्रोल चेंज हो गया। तो क्या वो कंट्रोल एक्वायर करने के लिए टाटा ग्रुप मस्ट हैव पेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट? ये सुनो, उसी बिजनेस में एक का इंटरेस्ट लूज हो गया, दैट इज द गवर्नमेंट, दूसरे का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, इसका जिसका इंटरेस्ट लूज हो गया वो प्रमोटर सीज हो गया, और जिसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया वो प्रमोटर बन गया। इसका ये एक्चुअल कंसेप्ट है, ये एक्चुअल रियल कंसेप्ट, और नहीं तो एक लाइन रट ली आपने कि सब प्रमोटर वो होता है जो कंपनी बनाता है ऑल दैट। अब अंडरस्टैंड, अब प्रैक्टिकल एकदम रिसेंट एग्जांपल आप देखिए आपके सामने, ये अभी एयर इंडिया के अंदर प्रमोटर्स चेंज हो गए। अच्छा, एयर इंडिया क्या पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी थी? नाउ हैज इट बिकम प्राइवेट सेक्टर कंपनी? सेक्टर कंसेप्ट समझाया था। नाउ इट हैज बिकम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये सुनो, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट ने अपना सब कुछ बेच दिया है, नाउ इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द टाटा ग्रुप, ठीक है। एंड और जो बच्चे नहीं जानते, आई डोंट नो, ओरिजिनली भी ये टाटा का ही था, एंड आई थिंक समवेयर 1952 और समवेयर, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, तो उस समय भी एक्चुअली टाटा ग्रुप से ये एक्वायर गवर्नमेंट ने किया था। उस समय एक्चुअली एक पॉलिसी आई थी नेशनलाइजेशन, मतलब कि कुछ बिजनेस में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि साहब ये सिर्फ सरकारी बिजनेस करेगी, और उस समय टाटा जेआरडी टाटा, एंड आपको उस समय ये बिजनेस आपको गवर्नमेंट ने उनसे एक्वायर था, इसलिए बोलते हैं वापस, अब देखो बोलते हैं ना लाइफ इज अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। एंड वही कंपनी वही बिजनेस पहले टाटा से गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, फाइनली गवर्नमेंट से अब टाटा ने एक्वायर किया। एनीवे, एक्चुअली क्या होता है बिजनेसेस को चलाना, एक लाइन कहते हैं, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। ये सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सरकार का काम है रेगुलेट करना। लेट द प्राइवेट पीपल डू द बिजनेस, ये कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए फास्ट एक्ट करना पड़ता है, प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना। गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि प्रोसीजर्स, हर चीज, फाइलें, सिस्टम स्लो काम करता है, धीरे धीरे, आप जानते हैं सब सरकारी ढारा ढांचा, हमारा सिस्टम जो है स्लो एक्ट करता है। बट आज के दिन बिजनेस वर्ल्ड में यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट एंड यू हैव टू एक्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में मिसिंग है। तो इसलिए गवर्नमेंट जब आपको कोई बिजनेस चलाती है, तो कह सकते हैं सब एयर इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट वर डूइंग द सिविल एविएशन बिजनेस, तो कहीं ना कहीं इसलिए देखो मोस्टली सारे गवर्नमेंट बिजनेस जहां गवर्नमेंट कर रही है वो फेलियर है। देखो इसलिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सब जगह, ये भी तो डिसइन्वेस्टमेंट ही है भाई। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट इतना कर दिया कि आपने सब कुछ बेच दिया, एंड दैट लेड टू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। एयर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई। इसका मतलब बेसिकली धीरे गवर्नमेंट क्यों एग्जिट करे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये समझ आ रहा है कि साहब सारे बिजनेस से जहां जहां गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है कि साहब हमसे बिजनेस हम नहीं कर सकते, एंड लेट इट बी डन बाय प्रोफेशनल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड नॉर्मली क्या था, गवर्नमेंट कंपनी में करे तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं। अगेन फर्क होता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है, एक ब्यूरोक्रेट का एक अपना सोच होता है, एंड उसका एक काम करने का तरीका वही गवर्नमेंट सिस्टम वाला, ठीक है, एंड ऑल दैट। एंड लॉट ऑफ यस, रवि ने लिखा कि साहब गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एयर इंडिया में, नहीं तो मोस्टली आप देखोगे जो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज है, पीएसयूज हैं, वहाँ मोस्टली जगह प्रॉब्लम है। उससे बहुत सारे कारण है, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट, ठीक है। लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। अब सोच के देखिए, संबंध में भी ना आईएएस ऑफिसर, अच्छा गुड एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ना एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम आपने किया लाइफ लॉन्ग, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप,
लेकिन सोच के देखो, उसको अगर ओएनजीसी का, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी, उसका अगर एमडी बना दे। अब ओएनजीसी ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस में है, तो बिजनेस का जो नेचर है ऑयल एक्सप्लोरेशन, उसकी समझ उसको क्या है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई बहुत सीजन इंजीनियर हो, और जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हो, जिसने लाइफ लॉन्ग इसी इंडस्ट्री में अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो और बहुत एक्सपीरियंस हो इस पर्टिकुलर बिजनेस का, ऐसे बंदे को एमडी बनाया जाए, क्या बहुत फर्क होगा। ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस इन एंड आउट। ठीक है, वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन भाई एक ब्यूरोक्रेट वो एडमिनिस्ट्रेशन खाली देख सकता है, लेकिन बिजनेस की डेवलपमेंट के बारे में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। रीजन बीइंग उसको उस बिजनेस की समझ ही नहीं है किसी भी बंदे। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है, लॉट ऑफ रीजंस व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट, फिर उनके सिस्टम स्लो होते हैं, हर चीज का एक प्रोसीजर ये वो, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई तो हर जगह डिसइन्वेस्टमेंट्स हो रही है। एनीवे वो एक अलग टॉपिक अपने आप में एक एरिया है डिस्कशन का, ठीक है। एनीवे तो एक बात समझ में कि सब प्रमोटर का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ये चीज को मैं चीज को समझ, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को देखा एक लाइन रट लेते हैं, प्रमोटर वो होता है जो कंपनी बनाता है। अरे भाई ऐसा नहीं है खाली प्रमोटर, फिर तो प्रमोटर कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। खाली इसका था ओवरली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द प्रमोटर, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। नाउ फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पी, मान ली कंपनी एक्स लिमिटेड, इट इज बीइंग प्रमोटेड बाय पी, पी इज वन ऑफ द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर मैंने बताया था ना, तो वो कंपनी का एजेंट है, तो जिस समय उसको प्रमोटर बोल रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले, उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, वो ट्रस्टी है कंपनी का, रादर ही ऑक्युपाइज अ फिड्यूशियरी पोजीशन, he occupies a fiduciary position in relation to the company he promotes। fiduciary position का मतलब position of trust and confidence, position of trust and confidence। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसी की वजह से हमने डिस्कस किया था, सिंस बिटवीन द कंपनी एंड द प्रमोटर देयर इज अ फिड्यूशियरी पोजीशन। मैंने बताया साहब, दो लोग ए और बी, अगर उनके बीच में हम चाहें कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहे, वहां ए और बी की जगह यहां प्रमोटर एंड कंपनी, तो क्या उसके लिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए क्या ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या आपको डिस्क्लोजर जरूरी है। ये सुनो, मान ली ए एंड बी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम चाहते हैं साहब उसमें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, उसके लिए क्या ए एंड बी शुड बी टोटल ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। अच्छा, कोई बात ए को बी के बारे में पता है कि साहब उसके बारे में कुछ निगेटिव चीजें पब्लिक मार्केट में रूमर्स फैल रही है, ए को बी के बारे में पता है, लेकिन ए फिर भी बी को ये बात नहीं बता रहा, बी को ये बात डिस्क्लोज नहीं कर रहा। बी को ये बात किसी और के थ्रू पता लग जाती है, और उसको ये भी पता लग जाता है कि ये बात ए को पहले से पता है। क्या ए और बी के रिलेशंस पे इफेक्ट आ जाएगा? कहीं बी को लगेगा साहब ए ने मुझे बिट्रे किया है, उसको पता था कि मेरे बारे में निगेटिव चीजें मार्केट में चल रही, लेकिन मुझे बताया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बी डिड नॉट डिस्क्लोज, उससे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हुई, उससे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो गया। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम बोलते हैं प्रमोटर इज इन अ फिड्यूशियरी पोजीशन विद द कंपनी ही प्रमोट्स, तो उस केस में डोंट टू थिंक दैट देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द प्रमोटर एंड द कंपनी, प्रॉपर डिस्क्लोजर। इस चीज से एक पॉइंट आया था इसी कंसेप्ट से कि प्रमोटर कभी भी कंपनी की कॉस्ट पे विदाउट डिस्क्लोजर, विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। हाँ, उसने जो मेहनत की है, जो कंपनी बनाने में जो मेहनत की है, कंपनी का पूरा आइडिया सोचा आपने और सारे लोगों को इकट्ठा किया सॉरी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन कंपनी सब पूरी करवाई, खुद की या किसी प्रोफेशनल के थ्रू, व्हाटएवर, तो उसके लिए अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, यू वांट रिवॉर्डेड फॉर दैट, तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था? एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपके जो जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं अपनी, क्योंकि कंपनी बनने से पहले जो भी खर्चा लगा है तो प्रमोटर अपनी जेब से बियर किया, कंपनी तो थी नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसकी डिटेल आप कंपनी को सबमिट कीजिए। प्लस उसके अलावा एडिशनल अगर आप कोई बेनिफिट चाहते हैं कि साहब मुझे ये पैसे मिलने चाहिए एक्स्ट्रा फॉर माय हार्ड वर्क एंड ऑल दैट, जो भी रिवॉर्ड आप चाहते हैं, जिसको रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर बोलते हैं,
जिसको आप रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर कह सकते हैं। Yeah, because I am इन दैट केस वो आपको कंपनी बनने के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना है कि साहब मैं ये चाहता हूं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट का मतलब अगर बोर्ड में प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड लोग हैं तो फिर वो बायस्ड होगा। वो तो कहीं ना कहीं चाहे वो गलत बात भी प्रमोटर बोल रहा है या एक्सेसिव चीज डिमांड कर रहा है तो उसको भी हाँ बोल देगा। तो उस केस में किससे अप्रूव कराना है? शेयरहोल्डर। किससे अप्रूव कराना है? शेयरहोल्डर से। फिर जो अप्रूव होगा वो आपको मिलेगा। मतलब हम एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, इट इज नॉट द प्रॉफिट मेड बाय द प्रमोटर विच द लॉ फॉरबिड्स। लॉ प्रॉफिट बनाने को फॉरबिड नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, बट द नॉन डिस्क्लोजर है, बिना डिस्क्लोज किए हुए आप अगर प्रॉफिट बनाने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने बताया ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का रिलेशनशिप है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का, तो आप डिस्क्लोज कीजिए ना, ठीक है। बिना डिस्क्लोजर करे आप प्रॉफिट, और डिस्क्लोजर किसको करना है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट है तो बोर्ड को, बोर्ड जो अप्रूव करेगा, नहीं तो शेयरहोल्डर को, नहीं तो शेयरहोल्डर को, ठीक है। एंड वो जो अप्रूव, एंड इसलिए आप देखो अकाउंट्स वगैरह में पढ़ते होंगे कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जिसको बोर्ड ने या शेयरहोल्डर ने अप्रूव किया, वो धीरे धीरे वो रीइंबर्स होते हैं, फिर उसको हम ओवर अ पीरियड टाइम राइट ऑफ करते हैं बैलेंस शीट में, लाइव एसेट साइड में, वो फिर उसको धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो प्रीमियम एक्सपेंस। इसके अलावा अगर उसने कोई रेमुनरेशन वगैरह भी डिमांड की है तो कंपनी दे सकती है, लेकिन प्रॉपर डिस्क्लोजर। एंड ये भी हमने एक पढ़ा था कि अगर उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट बना लिए बिना प्रॉपर डिस्क्लोजर किए तो कंपनी है लॉट ऑफ रेमेडीज अगेंस्ट द प्रमोटर, उसके अगेंस्ट रेमेडी, और कई तरीके से रेमुनरेशन दिया जाता है। बट सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉपर डिस्क्लोजर करके हिडन तरीके से नहीं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी आपको याद होगा लेक्चर में दिया था कि दो रिलेटिव्स हैं, एक रिलेटिव उसकी शॉप पे कुछ सामान खरीदने गया, तो क्या होता है? चीज वही है, वही कैसे बोलते हैं, डिस्क्लोजर से बहुत फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस मेंटेन होता है, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। लेकिन अगर आप डिस्क्लोजर्स नहीं करते एंड तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सब चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है। चीज वही याद है, एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि साहब सेम रिलेटिव सेम प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन एक में डिस्क्लोज करके कमा रहा है, एक में बिना डिस्क्लोज करके। जिसमें बिना डिस्क्लोज करके कमा रहा है वहां पे कहीं ना कहीं दूसरे रिलेटिव को जब पता लग जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं पिंच करेगा कि साहब ये मुझे बोला था मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, कमा रहा है। और दूसरे केस में जब उसने बता के प्रॉफिट कमाया तब उसको पिंच नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगा साहब उसने बताया था मुझे, ठीक है मैं औरों से ज्यादा कमा रहा हूँ, तुमसे थोड़ा कम कमा रहा हूँ, तुमको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली दैट इज सिचुएशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, क्योंकि फिड्यूशियरी पोजीशन में, क्योंकि यू आर इन द फिड्यूशियरी पोजीशन, यू आर इन द फिड्यूशियरी पोजीशन विद द कंपनी यू आर प्रमोटिंग। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने, क्योंकि ये ना तो एजेंट है ना ट्रस्टी है प्रमोटर कंपनी बनने से पहले, इसलिए कंसेप्ट मैंने बताया था। मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट की जा रही है, बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, लेट्स से दिस कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एंड इसका प्रमोटर मान लीजिए पी है। इससे कंपनी बनने से पहले, कंपनी बनने से रिलेटेड कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, जैसे किसी ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो हमने पॉइंट रखा था कि साहब कंपनी बनने के बाद क्या ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्या ये कंपनी पे बाइंडिंग होगा? आंसर इज नो। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना उस समय कंपनी जिस समय थी नहीं, एंड प्रमोटर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। इसे बोला भी था मैंने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर्पटेड टू बी, सीम्स टू बी मेड ऑन बिहाफ। सीम, पर्पटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कंपनी के बिहाफ पे बनाया गया है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन बाय द प्रमोटर, लेकिन नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि अगर पर्पटेड वर्ड नहीं डालोगे तो इसका था ऑन बिहाफ डायरेक्टली लिख दोगे, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी पी ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर तो पी कंपनी का एजेंट हो गया, और हम बोल रहे कि साहब प्रमोटर कंपनी का एजेंट नहीं होता। क्या दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी? इसलिए लिखा पर्पटेड, सीम्स टू बी मेड ऑन बिहाफ, लगता है कि कंपनी के बिहाफ पे किया गया है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। इसलिए कंपनी बनने पे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होते। कंपनी इसको रेटिफाई बताया था, कंपनी बनने के बाद एज इट इज सेम कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। एज इट इज सेम कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि रेटिफाई कर दे एज इट इज, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसका एक तरीका बताया था, एक कंपनी एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, एक्स लिमिटेड ए के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करे, और इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन वही होंगे जो पी और ए के बीच में, जो पी और ए के बीच में,
और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा जाएगा साहब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन ल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पी एंड ए, एंड एज ए रिजल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसकी जगह ये ले लेगा। इसको बताया था क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को जो पी और ए के बीच, इसको प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। प्रमोटर का अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए, कंपनी तो पिक्चर में थी नहीं, जिसको प्रमोट, इस प्रोसेस को बोलते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं विद आउटसाइडर। देखा जाए पी की जगह कंपनी ले ली है, बाकी ए तो ए अपनी जगह, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। तो एक नोवेशन करें, नोवेशन और प्रोमोटर कॉन्ट्रैक्ट, किस इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, प्रोमोटर कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड नोवेशन ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू एक कंपनी में प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग किया जाता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। इसमें मैंने बताया था कि अगर नोवेशन करना है, नोवेशन ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए भी आपको म्यूचुअल कंसेंट चाहिए बिटवीन द आउटसाइडर एंड द कंपनी। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट नहीं बनती तो फिर नोवेशन भी पॉसिबल नहीं है, फिर उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आपके इससे इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं, मैंने फिर भी बताया था। उसका इस्तेमाल करके रेमेडी कंपनी भी क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट आउटसाइडर, आउटसाइडर भी कंपनी अगेंस्ट रेमेडी क्लेम कर सकते। अगर आपको नोवेशन भी पॉसिबल नहीं है तो फिर कंपनी एक्ट में सॉल्यूशन नहीं है, फिर उसके लिए वी हैव टू गो टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये थोड़ा सा हमने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको डिस्कस किया था ना। फिर आपका एक मिनट होल्ड कीजिएगा। नाउ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जो प्रोसीजर था आपका, उसमें सबसे पहले आपको कि साहब किस टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। अब मैंने बताया साहब कोई एग्जाम में ऐसा आ जाए कि साहब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर लिखिए, या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, या गारंटी कंपनी अनलिमिटेड, कोई भी, सबका प्रोसीजर बाय एंड लार्ज सेम है, बाय एंड लार्ज सेम है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो ऐसे नहीं पढ़ाया था, ठीक है। आप कोई भी तरह की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर बाय एंड लार्ज इट इज द सेम। फिर मैंने बताया कुछ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रपोज डायरेक्टर सबके डिन होने चाहिए डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द प्रमोटर्स शुड हैव द डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी होगी, सब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल होंगे, ऑनलाइन की सिग्नेचर होगी, ठीक है, एंड डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड। फिर मैंने बताया एक रिजर्वेशन नेम। अच्छा बताया था रिजर्वेशन नेम के लिए सेंट्रलाइज एक अथॉरिटी जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, उसके रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगती है, एंड एप्लीकेशन किस फॉर्म में लगती है, स्पाइस प्लस का पार्ट ए, मतलब इस फॉर्म का पार्ट ए, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म दिस फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। किसको एप्लीकेशन लगेंगी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के रजिस्ट्रार को, जैसे सेंट्रलाइज बॉडी, और इस फॉर्म में हम मैक्सिमम 6 नाम प्रपोज कर सकते हैं। एंड मैंने बताया था सेक्शन 4 में कुछ क्राइटेरिया और गाइडलाइंस दे रखी रिगार्डिंग द नेम ऑफ द कंपनी की, नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें 2 चीजें बताई थी, एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन और इम्प्रॉपर यूज एक्ट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और ट्रेडमार्क से आपका कंपनी का नाम मैच नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं चाहिए विच का इस्तेमाल करने से ऑफेंस हो जाए, ठीक है, या नाम में अगर कोई स्टेट पैट्रोनेज बताया था, जैसे कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कर सकते हैं, बट ओनली विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके ही, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये सारी चीज चेक करता है CRC, रजिस्ट्रार चेक करता है कि साहब आपके जो नाम प्रपोज किया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ सही नाम है कि नहीं, एंड अगर ओके है तो नाम रिजर्व कर देगा, नहीं तो आपको रिफ्यूज भी कर देगा। अगर वो रिजर्व करता है तो कितने दिन का रिजर्वेशन होता है, कितने दिन के अंदर उस नाम से आप कंपनी बना सकते हैं, हाउ मेनी डेज बताइए, 20 डेज, 20 दिन के लिए वो नाम रिजर्व होता है। 20 दिन के अंदर आप उस नाम से कंपनी बना लेंगे, ठीक है, नहीं तो 20 दिन के बाद क्या होगा, नाम लैप्स हो जाएगा, एंड फिर आपको CRC वो नाम किसी और को भी दे सकता है, किसी को और को भी दे सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट इज द, फिर आपको नाम जब मिल जाए तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स तैयार कीजिए। अच्छा, जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स आप तैयार करेंगे
मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम क्या है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ये सुनो। अच्छा, मेमोरेंडम एसोसिएशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इससे पता लगता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं, क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, क्या उसकी बिजनेस एक्टिविटी, क्या सब मेमोरेंडम के से पता लगता है, सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब मेमोरेंडम में स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सुनो। अच्छा, मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या क्लॉजेज होते हैं? पहले नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम, जो नाम अपने रिजर्व हुआ वही लिख देंगे। फिर सिचुएशन क्लॉज, इसमें क्या होता है, या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिर्फ स्टेट का नाम, जिस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, पूरा एड्रेस नहीं आता। और उसका रीजन मैंने क्या बताया था, क्योंकि हम मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाते समय, अभी कंपनी बनी नहीं है। और सेक्शन 12 ऑफ कंपनी एक्ट बोलता है कि सब कंपनी कैन सेटअप इस रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर आप वो कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप कर सकती है। तो जब मेमोरेंडम हम कंपनी बनाने से पहले बना रहे हैं, तो उस समय अगर हम बोलते हैं कि मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में आपको एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस डालना पड़ेगा, विल इट कॉन्ट्राडिक्ट विद सेक्शन 12 और नॉट, क्या सेक्शन 12 के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसलिए हम ये बात यहाँ हम बोलते हैं मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज के अंदर सिर्फ आपको स्टेट का नाम, जिस स्टेट में आपने अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि उसी स्टेट के आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी। मैंने बताया रिजर्वेशन नेम के लिए तो अलग अथॉरिटी है सीआरसी, वो ऑल ओवर इंडिया एक ही अथॉरिटी है। लेकिन आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए जब नाम रिजर्व हो गया, मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार कर लोगे, देन एप्लीकेशन लगाओगे किसको, आरओसी को। किस आरओसी को? उस स्टेट के आरओसी को जिस स्टेट में यू हैव प्लान टू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी। तो वो तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसी स्टेट के आरओसी को एप्लीकेशन हम लगाएंगे। इसलिए स्टेट तो डिसाइडेड होगा वेयर यू हैव प्लान टू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी, एंड वो स्टेट का नाम मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में लिखना है कि साहब रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी इज सिचुएटेड इन, विल बी सिचुएटेड इन सो एंड सो स्टेट, बस। एंड ये लिखना है, एंड एग्जैक्ट एड्रेस लिखने के यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अदरवाइज सेक्शन 12 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। एक तो ये, फिर था ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, पावर्स के बारे में सब लिखा होगा। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, जिसमें कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी बताया था, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो एक लाइन ली हुई लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर। उसका मतलब है जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है उसके नॉमिनल वैल्यू के बराबर उसकी लाइबिलिटी है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में बताया था मेंबर्स के नाम, नाम के आगे अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब जिस मेंबर के आगे जितना अमाउंट है, क्या नाम के आगे, क्या उस मेंबर की लाइबिलिटी टू दैट एक्सटेंट है। लेकिन वो लाइबिलिटी कवर है जो व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। अनलिमिटेड कंपनी अगर है तो उसकी मेमोरेंडम की लाइबिलिटी क्लॉज में खाली एक लाइन लिखी हो, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। फिर कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, अगर कंपनी इज विद शेयर कैपिटल, अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो उसके मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखा होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसको नॉमिनल शेयर कैपिटल आप बताया था, पूरी डिटेल लिखी होती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी दिस मच टोटल, जैसे 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 lakhs इक्विटी शेयर्स और ₹10, पूरी कंप्लीट लैंग्वेज होती है, ठीक है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जिसको नॉमिनल शेयर कैपिटल ही बोलते हैं। एंड दैट इज द कैपिटल क्लॉज। एंड ये बोलते हैं कि साहब ये जो लिखा होता है, जो आप मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज में, उसके बियॉन्ड आप शेयर इशू नहीं कर सकते। जैसे अभी मन लिखा हुआ है 1 करोड़ की ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइड टू 10 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच, तो 10 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर अभी आप फिलहाल इशू नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा इशू करना चाहते हैं, क्या पहले आपको अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, जो आगे आप पढ़ोगे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, तो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपनी ऑथराइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर जाके आप 10 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू कर पाएंगे, इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया। सो दैट इज द कैपिटल। फिर उसके बाद आपको लास्ट में सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन क्लॉज बताता हूँ, वहाँ पे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, ठीक है, उनके नाम आते हैं, वहाँ पे उनकी डिक्लेरेशन आती है कि वी द सब्सक्राइबर हियरबाय डिक्लेयर टू फॉर्म एन एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, दैट्स व्हाई एसोसिएशन क्लॉज। एंड शेयर सब्सक्राइब करने की बात करते हैं, इसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा, उनके नाम के आगे सर्टेन नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो सब्सक्राइब करेंगे, इसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं। उनके सिग्नेचर्स आते हैं एंड नीचे डेट आती है कि सर इस डेट को इन लोगों ने साइन किया था नॉलेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया, अगर ओपीसी साथ में एक विटनेस भी होता है जो सारे सब्सक्राइबर्स की सिग्नेचर को विटनेस किया कि हाँ मेरे सामने इन लोगों ने साइन किया है, उस विटनेस की डिटेल भी आएगी, उसका नाम, एड्रेस, उसके सिग्नेचर। और साथ में आपको अगर ओपीसी कंपनी 1% कंपनी बताया था, क्या उसके मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या नॉमिनी की डिटेल भी आएगी,
जिसको आप सक्सेशन क्लॉज कह सकते हैं। नॉमिनी की डिटेल भी आएगी कि दैट इन केस मेंबर डाइज, जो एक ही मेंबर होगा और ही बिकम्स इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इनकैपेसिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में उसकी जगह कौन ले लेगा। तो नॉमिनी की डिटेल भी आपको मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आएगी, अगर वो ओपीसी कंपनी का मेमोरेंडम है, ओपीसी कंपनी का मेमोरेंडम। तो ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स मैंने बताया था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है मेमोरेंडम के अंदर जो बातें करना अलाउड है कंपनी को अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उसके डिटेल्ड प्रोसीजर कहां होते हैं आर्टिकल्स में। इसे बोलते हैं मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स contains the rules and regulation for the internal management of the company. It contains the rules and regulation for the internal management of the company. अच्छा, जब articles are giving the detailed procedure of what is given in the memorandum, तो can the articles supersede the memorandum? एक कंपनी के आर्टिकल्स मेमोरेंडम को सुपरसीड कर सकते हैं? Obviously the answer is no. Yes or no? The answer is no. Why? Because आप मेमोरेंडम के अंदर जो चीज दे रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, उसके ही बारे में डिटेल प्रोसीजर आर्टिकल में दे रखी है। इसका आर्टिकल्स कैन नॉट हैव एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विच इज अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अनलाइक द मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अंदर, अनलाइक द मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अंदर कुछ फिक्स नहीं कि हर कंपनी का, जैसे मेमोरेंडम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि साहब पहले नेम का ऑर्डर भी होता है, पहले नेम, फिर सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लायबिलिटी, हम भी उसी ऑर्डर में पढ़ाते हैं, कैपिटल इसी ऑर्डर में, फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लेकिन कंपनी के आर्टिकल्स जनरली हम बोल सकते हैं सब इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर कैपिटल, फॉर फीचर ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अबाउट द कॉमन सील, अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर, अबाउट द वाइंडिंग अप। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोविजन होता है, बट एग्जैक्टनेस कुछ नहीं है लॉ में कि सर एग्जैक्ट यही प्रोविजन होंगे या एकदम यही ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी टू कंपनी काफी वेरी करता है, आर्टिकल्स के कंटेंट जो है वो कंपनी टू कंपनी काफी वेरी करते हैं ना। ये तो मेमोरेंडम आर्टिकल। अब इनके मैंने फॉर्मेट बताए थे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड और मॉडल, MOA एंड EOA, ये सब कहां दे रखे? शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट बताया था, कहां दे रखे? शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। सब लोग सुन रहे हैं ना? शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट वहां पे दे रखा है। पहले हम बात करते हैं मॉडल MOA। ठीक है, मॉडल मेमोरेंडम एसोसिएशन। टेबल A is a model or standard memorandum of this company, company limited by shares. Then table B, company limited by guarantee and not having a share capital। बता था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, पहले नॉट हैविंग याद करने तरीका। टेबल C, मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल D, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर, पहले नॉट वाला पैटर्न है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एंड टेबल E, मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ये लर्न करना पड़ेगा। टेबल ABCD। टेबल A, it contains the model standard memorandum for which company limited by share। Table B, memorandum association company limited by guarantee not having share capital। C, memorandum of company limited by guarantee having share capital। Unlimited company not having share capital। Table E, unlimited company having a share capital। इन सबके मेमोरेंडम A to E। कंपनीज को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, लिमिटेड अनलिमिटेड पहले 2 पार्ट में, फिर लिमिटेड को 2 हिस्सों में, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो टोटल 3 हो गई, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। फिर लिमिटेड बाय शेयर 1 हो गई ये, फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और ऐसे अनलिमिटेड भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ओवरऑल 5 कैटेगरी, उनके अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी के अलग अलग आपको स्टैंडर्ड और मॉडल मेमोरेंडम दे रखे इन टेबल्स A to E इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर टेबल FGHIJ, वो क्या है? आर्टिकल्स है।
मॉडल और स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच आई एंड टेबल जे। ABCD मेमोरेंडम FGHIJ सब शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये किसके लिए? कम आर्टिकल्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हेविंग शेयर, या उल्टा है, पहले हेविंग शेयर कैपिटल, याद है बताया था आर्टिकल में उल्टा है, पहले हेविंग शेयर कैपिटल। एच, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हेविंग शेयर कैपिटल। आई, अनलिमिटेड कंपनी हेविंग शेयर कैपिटल, पहले हेविंग वाला केस है। एंड टेबल जी, आर्टिकल्स फॉर अनलिमिटेड कंपनी नॉट हेविंग अ शेयर कैपिटल। तो टेबल FGHIJ कौन सी टेबल में किस कंपनी के मॉडल स्टैंडर्ड आर्टिकल्स में बताए। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पैटर्न उल्टा है, पहले हेविंग वाला है फिर नॉट हेविंग शेयर कैपिटल वाला है। एंड मेमोरेंडम में पहले नॉट हेविंग था फिर बाद में हेविंग वाला था, ठीक है ये। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली मैंने एक चीज आपको हाईलाइट की थी, ये जो मॉडल मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दे रखे हैं, दिस इज फॉर एक्चुअली हेल्पिंग द कंपनीज, बाइंडिंग नेचर के नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बताया था मोर देन 99% कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो ऐसी कंपनी के आर्टिकल्स कौन से? टेबल एफ, कंपनी लिमिटेड बाय मोर देन 99% कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। वेदर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो अलग बात है, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो सोचिए इतनी ज्यादा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आपको ज्यादातर बात भी उसी की होती है, और उसके रेस्पेक्ट में मॉडल और स्टैंडर्ड आर्टिकल्स कौन सा है? टेबल एफ। तो टेबल एफ के लिए हम जो मैं बताऊंगा इस सेम चीज इन सभी टेबल पे लागू होता है, सेम नेचर है, एंड लेकिन अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी के लिए। टेबल जी की बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एच की बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। नेचर इन सभी टेबल्स का एक जैसा है, आर्टिकल्स का अलग अलग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। जो टेबल एफ है मैंने बताया था इसका नेचर क्या है। अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और सेम नेचर टेबल जी का भी, एच का भी, आई का भी, जे का है, लेकिन अलग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अरे टेबल एफ अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और उसके अपने आर्टिकल्स में कोई चीज को लेकर प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ दैट कंपनी आर साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट में प्रोविजन उससे रिलेटेड है, तो मैंने बताया था टेबल एफ के प्रोविजन अपने आप लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके खुद के आर्टिकल में भी प्रोविजन है और टेबल एफ में भी, और दोनों डिफरेंट है, तो आपके खुद के आर्टिकल के प्रोविजन फॉलो कीजिए, टेबल एफ को भूल जाइए, बाइंडिंग ही नेचर नहीं है। हाँ, आपके अपने आर्टिकल में ध्यान रखना है, आपको ऐसी बात ना दिखेगी जो सेक्शंस के अगेंस्ट है। एक सेक्शन 6 मैंने बताया था, सेक्शन 6 दैट एक्ट सेक्शंस ऑफ द एक्ट विल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, तो वो ध्यान रखना है। लेकिन आप टेबल एफ से डिपार्ट कर सकते हैं, टेबल एफ से डिफरेंट चीजें अपने आर्टिकल में लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट लिखने का मतलब ये नहीं कि आप सेक्शंस की धज्जियां उड़ा दें, एंड वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। एंड ये आप डिफरेंट लिखा है बट विदाउट वायलेटिंग एनी प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उस केस में आपको अपने आर्टिकल्स फॉलो करना, टेबल एफ को फॉलो भूल जाइए, ठीक है। लेकिन आपके आर्टिकल साइलेंट है किसी चीज को लेके, टेबल एफ में प्रोविजन है, अपने आप लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे आर्टिकल साइलेंट होने के बाद भी टेबल एफ हमें बॉदर ना करे, तो उस केस में आपको अपने आर्टिकल्स में एक्सप्रेसली एक चीज लिखनी पड़ेगी कि साहब टेबल एफ हम पे अप्लाई नहीं होगा, तब जाके टेबल एफ आप पे अप्लाई, एक्सप्रेसली लिखना। मतलब आप चाहते हैं कि टेबल एफ हम पे लगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने आप लग जाएगा जब जब आपके आर्टिकल में कोई चीज को लेकर प्रोविजन मिसिंग है और टेबल एफ में है, ठीक है। लेकिन आप चाहते ना लगे तो उसके लिए एक्सप्रेसली आपको लिखना पड़ेगा अपने आर्टिकल में कि टेबल एफ हम पे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मैंने एक सेंटेंस आपको लिखवाया था, अगर इफ यू रिमेंबर, डिक्टेट कराया था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कौन सी कंपनी? लिमिटेड बाय शेयर। ऐसी कंपनी के अगर प्रो आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन मिसिंग है, एब्सेंस है, then in the absence of any provision in the articles of association of company limited by share, comma, the provisions of table F of schedule first to the Companies Act 2013 shall automatically apply, अपने आप लग जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली को मैंने अंडरलाइन कराया था, unless it is expressly excluded। हाँ, अगर आपने एक्सप्रेसली अपने आर्टिकल्स में लिख दिया है कि साहब टेबल एफ हम पे अप्लाई नहीं होगा, आपने उसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया है, तो एक अलग बात है, एंड अगर नहीं तो अपने आप लग जाएगा।
अपने आप लग जाएगा। तो मैंने बताया आपको लगने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं लगे तो उसके लिए आपको अपने आर्टिकल में एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा, सब टेबल एफ पे बॉदर नहीं करेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी अबाउट टेबल एफ। एंड टेबल एफ क्या चीज होती है? इट्स अ मॉडल आर्टिकल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनी या कंपनी लिमिटेड, इसलिए ज्यादा हम टेबल एफ किया। उसका नेचर क्या है, इसे यूज क्या है, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, क्योंकि पूरा एक्ट में जगह जगह टेबल एफ के बारे में बात होती रहेगी। एंड मॉडल आर्टिकल एंड फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये तो आपकी मेमोरेंडम आर्टिकल से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशंस आपको हुई, ठीक है। नाउ अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में पहले आपका नाम रिजर्व हो गया, आपने मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार कर लिए। अब आपको एप्लीकेशन लगानी है किसको? आरओसी को। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद आरओसी, ठीक है। एप्लीकेशन लगाएंगे किसको? आरओसी को। कौन से आरओसी को? उस स्टेट के आरओसी को वेयर यू प्रपोज टू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी, ठीक है। अगेन एप्लीकेशन आरओसी को लगाएंगे किस फॉर्म में? अगेन स्पाइस प्लस का पार्ट बी। पार्ट ए में हमने रिजर्वेशन और नेम के लिए अप्लाई किया था सीआरसी को। पार्ट बी सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस आईएनसी 32, उसका पार्ट बी, ठीक है। कितने दिन अप्लाई करेंगे? 20 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजर्वेशन नेम, along with the fees and along with the various documents। और डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड उसमें कुछ डिक्लेरेशंस हैं, कुछ आपके फॉर्म्स हैं, वो सबको फाइल करने हैं along with the application। एंड मैंने एक पॉइंट स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जो कंपनी हैज टू सेट अप विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड 30 डेज विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही आपको उसकी इंटीमेशन भी आरओसी को देनी इन फॉर्म आईएनसी 22, याद बताया था। इसका मतलब बेसिकली आपको रजिस्टर्ड ऑफिस भी सेटअप करना है और उसकी जानकारी भी आरओसी को देनी है बाय फाइलिंग आईएनसी 22। एग्जैक्ट एड्रेस, मतलब मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आता, वहां सिर्फ स्टेट का नाम आता है, ठीक है। तो अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो आप आईएनसी 22 इनकॉर्पोरेशन के पेपर के साथ ही फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोई फाइल करना इस समय मैंडेटरी नहीं है, कंपनी बनने के बाद भी फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसलिए मैंने ये भी चीज रिलेट किया था कि आप इस समय भी फाइल कर सकते हैं अगर आपने डिसाइड, लेकिन आपको आईएनसी 22 के थ्रू ही अपने एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी को इंटीमेट करना है। ये नहीं कि आप मेमोरेंडम का, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हमने कंपनी बनाते समय डिसाइड कर लिया है कि हमारा एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, तो हम मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में लिख दे। नो, मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ स्टेट का नाम लिखा था, जिस स्टेट के अंदर यू आर गोइंग टू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी। पूरा एड्रेस नहीं आता। पूरा एड्रेस को इंटीमेट करने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होना है? आईएनसी 22। तो अगर आपने पहले से डिसाइड कर भी लिया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब भी आपको आईएनसी 22 ही फाइल करना है, तो उसी समय फाइल कर दीजिए। नहीं तो आप बाद में फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। When the application is made to the ROC along with all the requisite documents and fees and all that, and ROC is satisfied about everything, क्या ROC will issue a certificate of incorporation जिसका prescribed form है INC 11। नॉर्मली 7 दिन के अंदर, जिस दिन अप्लाई करते हैं नॉर्मली उसके 7 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट, एंड उस पर इसके सिग्नेचर होंगे, डेट डली होगी। अब मैंने बोला था साहब जो डेट डली है उसी डेट को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानेंगे, चाहे उसने साइन बाद में किया हो। याद है एक केस बताया था, बैक डेटेड सिग्नेचर, बाद में सिग्नेचर, उससे मतलब नहीं, जो डेट डली हुई है दैट डेट विल कंसीडर इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और एक पॉइंट और हम डिस्कस किया था, वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द आरओसी, इट बिकम्स अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस। एक बार आरओसी ने सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, इट बिकम्स अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट दैट द कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। नो वन कैन डिनाई दैट। कोई इसको मना नहीं कर सकता कि साहब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये मतलब फाइनल है। हाँ, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं, उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब वो जो गलतियां हैं वो सब सही हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात फाइनल है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, इसको अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इशूड बाय द आरओसी, इट बिकम्स अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर बड़ा सा इफेक्ट, जैसे कंपनी का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन हुआ, क्या कंपनी उसी समय से एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी? क्या सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम विल बिकम द मेंबर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड कंपनी विल गेट द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली जो कंपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पढ़ते हैं वो सेक्शन 9 से डिराइव किए गए। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन में एक रूल 38 भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि सिंप्लीफाइड परफॉर्मा है कि साहब जो आप नॉर्मल प्रोसीजर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो फॉलो करते हैं उसमें आपको पहले डिन लेना पड़ेगा, डिन नहीं है पहले से डायरेक्टर के,
फिर रिजर्वेशन नेम के अलग अप्लाई करना पड़ता है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का अलग अप्लाई कर, 3 स्टेजेस है। लेकिन अब ये सब चीज इकट्ठा करना था एट वन शॉट, एक ही बार में, तो उसके लिए रूल 38 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया रूल 38 का ये एडवांटेज तो है कि आप एक बार में मल्टीपल चीजों के लिए अप्लाई करें, बट साथ में डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हर चीज में रिजिडिटी है। फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल फिक्स है, वही आपको यूज करने हैं। आप एक ही नाम प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे 6 नाम प्रपोज कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर। तो इसके अपने एडवांटेज है तो अपने डिसएडवांटेज, लेकिन कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप मल्टीपल स्टेजेस में अप्लाई करने के बजाय दिन के लिए, रिजर्वेशन नेम के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट सब एक साथ अप्लाई कर सकते हैं एज पर रूल 38। एंड आपको, लेकिन साथ में आपको यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड ये भी एक तरीका है कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो ये 2 पैरेलल तरीके हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। लेकिन रूल 38 की जब हम बात करते हैं तो साथ में एक रूल 38A भी लगता है। जब रूल 38 की बात करते हैं तो उसके अंदर एक रूल 38A भी अप्लाई होता है। और इसमें यह लिखा हुआ है कि जब रूल 38 में एप्लीकेशन लगेगी तो साथ में रूल 38A के हिसाब से एक और एप्लीकेशन लगेगी, एंड जिसका नाम है एजाइल प्रोएस, इसका फॉर्मेट INC 35, एंड जिसके थ्रू application will be made for registration of some more things like GST number, employees provident fund, PF registration, state insurance registration, professional tax registration, opening of bank account, and आपका that is the last that is the basically shops and establishment registration। तो इन सारी चीजों के लिए आप, इसका मतलब मल्टीपल एडवांटेज, रूल 38 में अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार एक ही एप्लीकेशन के तो आप दिन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन, और साथ में रूल 38 बोलता है जब ये एप्लीकेशन रूल 38 के हिसाब से लगाओगे तो साथ में ये भी लगेगी। इसका था खाली नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, जो अदर डिफरेंट लॉज है लाइक GSTN, प्रोविडेंट फंड, एंड उनके अंदर भी आपको जो चीज आपको बाद में करानी पड़ती है कंपनी बनने के बाद, आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके लिए फॉर्म लगे एजाइल प्रोएस, एक्चुअली कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मल्टीपल चीजों के लिए आप एक साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, बार बार अलग अलग स्टेजेस में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट्स एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। तो रूल 38 का जो कंसेप्ट है वो रूल 38 के साथ लिंक होता है। देखिए रूल 38 की लैंग्वेज क्या है, द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी अंडर रूल 38, जब रूल 38 में एप्लीकेशन लगा रहे फॉर इनकॉर्पोरेशन shall be accompanied by e-form Agile Pro S INC 35 containing an application for registration of following numbers, namely वो 6 चीजों के लिए आपको दे रखा है ABCDEF, ठीक है, and all that. So that is the rule 38 and साथ में rule 38A। नेक्स्ट आपको एक सेक्शन 10A दे रखा है जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, नंबर से पता लग रहा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें देखा कोई भी कंपनी जिसके शेयर कैपिटल है वो अपना बिजनेस कमेंस नहीं करेगी या बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी जब तक कि सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो। उसमें मेन एक ही बात है कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है कंपनी के, जिसने भी जितने शेयर परचेज करने के लिए एग्री किया था इन द सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, उन सब ने वो शेयर्स ले लिए हैं। एंड इस बात का डिक्लेरेशन कंपनी का कोई डायरेक्टर करे, ठीक है, इन फॉर्म नंबर INC 20A विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और फाइल करे विद ROC विच शुड बी वेरीफाइड बाय सम प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, ठीक है। और कंपनी ने साथ में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर सेटअप कर लिया। एंड ये पहले मतलब सब्सक्राइबर ले लिए हो, उसका डिक्लेरेशन फाइल हो, देन कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस और एक्सरसाइज द बोरिंग पावर। तो दैट इज सेक्शन 10A। एक आपको दे एक्टिव रूल 25 है, इतना कुछ खास काम का नहीं है, प्रैक्टिकल कोई इसका मतलब उनके लिए जो कंपनी 31 दिसंबर 2017 उस दिन या उससे पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, उनको आपने बारे में बताना कि हम एक्टिव हैं, हम काम कर रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है, बाय फाइलिंग अ फॉर्म INC 22A, फॉर्म का नाम ही एक्टिव रखा है, ऑल दैट, ठीक है। नहीं फाइल करेंगे तो सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज दे रखे हैं कि साहब उसको एक्टिव नॉन कंप्लाइंट बोला जाएगा, ऑल दैट, ठीक है, उसको कुछ सर्टेन बैड कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। एंड लास्ट में दे रखा है कॉन्सिक्वेंसेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट में फर्निशिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ये दे रखा है NCLT कैन पास द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एंड अगर कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उस केस में NCLT हैज पावर एंड इट कैन पास वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स। एक बच्चे ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था इसमें प्रमोशन फॉर्मेशन में, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 ही पूछा था बेटा एक स्टूडेंट। यस सर, यस सर।
क्वेश्चन 4 जो है, कमल द प्रमोटर ऑफ डिजायर लिमिटेड has incurred rupees 1 lakh for the promotion of for the formation of a company. The company refuses to pay all the expenses so incurred by Kamal since the company does not have any provision in the articles for such payment. Advise Kamal regarding the remedy available to him for his claim. इसी देखिए, he is not asking for the profit. दो अलग अलग चीजें हैं. एक तो आपने अपनी जेब से जो पैसा खर्च किया, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, वो उसकी रीइंबर्समेंट की डिमांड कर रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके लिए बता था प्रूफ देने पड़ेंगे आपको, सारे बिल्स विल्स देने पड़ेंगे, जो भी खर्चे आपने किए हैं ऑब्वियसली वो तो देने पड़ेंगे. लेकिन आर्टिकल्स के ऊपर क्या कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं. हमने क्या पढ़ा था, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मान लिया इंडिपेंडेंट है तो वो अप्रूव करेंगे, अब बोर्ड अगर इंडिपेंडेंट नहीं तो शेड्यूल्ड अप्रूव करेगा. तो आर्टिकल्स की में अथॉरिटी होने के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है. तो आर्टिकल्स में अगर नहीं भी अथॉरिटी है, आर्टिकल मना भी तो नहीं करे, लिखा आर्टिकल डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी प्रोविजन, तो उसका कोई यूज ही नहीं इसमें. सॉरी, कोई कनेक्शन ही नहीं है. इसलिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आर्टिकल में अथॉरिटी होगी देन ओनली कंपनी कैन रीइंबर्स द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसा कुछ नहीं है. इसका मतलब आर्टिकल में अगर नहीं भी प्रोविजन से क्या फर्क पड़ता है, एंड स्टिल द कंपनी हैज टू रीइंबर्स दैट. अगर वो प्रूव कर देता है सारे एक्सपेंसेस बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर बिल्स, एंड यही रेमेडी ही कैन अप्लाई कि साहब दैट हैज टू बी रीइंबर्स्ड एंड कंपनी विल हैव टू reimburse the preliminary expenses. को प्रॉफिट की थोड़ी बात दे रहा है क्वेश्चन में आपको, एंड इसमें आर्टिकल पे डिपेंड नहीं करता. इज दैट क्लियर? जिसने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, जी आप यस सर, मैंने पूछा था ये क्वेश्चन. क्लियर हो गया? सर मेरे को नहीं पूछना कुछ. सर बट हम ये कहते हैं ना, अ प्रमोटर हैज नो लीगल राइट टू क्लेम प्रमोशनल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. नहीं, आप एक मिनट, आपने पूरा देखो, ये अधूरा पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. फॉर हिज सर्विसेज unless there is a valid pre-incorporation contract. yes. आप सेंटेंस पूरा पढ़ो ना. Yes sir, मैं पढ़ रही थी. मैं देखिए, unless there is a valid pre, मैं भी क्या पढ़ा, अगर वो प्रॉपर बिल्स फर्निश करता है, प्रॉपर बिल्स अगर कंपनी को देता है, तो ही हैज अ राइट टू गेट इट बैक. ठीक है, लिखा विदाउट, इसमें लिखा unless there is a valid, अगर उसके जिसके साथ भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए थे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट से रिलेशन और जो भी खर्चे बियर किए थे, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वही बिल्स वगैरह मैंने बताया था, अगर वो आप नहीं देंगे तो क्या आप बिना बिल्स के मिलेगा आपको पैसा, क्या रिइंबर्स होगा? नहीं, वो लिखा हुआ है. इसका मतलब बेसिकली अगर आप प्रॉपर बिल्स वगैरह सबमिट करते हैं तो यू हैव अ राइट टू गेट बैक द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द आर्टिकल्स. इज दैट क्लियर? ओके सर, वो मैंने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब गलत समझ लिया था. प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली जिनके साथ भी आप प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट किए, उसी में तो एक्सपेंसेस. जैसे मान लिया एग्जांपल लेते हैं, प्रमोटर ने किसी प्रिंटर से बात की कि साहब कंपनी बना रहे हैं तो उसके हमें मेमोरेंडम आर्टिकल छपवाने हैं. तो प्रिंटर के साथ आपका एक प्रिंटर ने बोला कि साहब मैं मेमोरेंडम आर्टिकल छापने के 2,000 रुपये लूंगा, जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, 5,000 रुपये लूंगा, 10,000 रुपये लूंगा, ठीक है. तो क्या एक बिल दिया होगा प्रिंटर ने? यस सर. तो वो बिल ही तो एक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना बिटवीन द प्रमोटर एंड द प्रिंटर. ओके सर. क्या वो बिल उसे सबमिट करना पड़ेगा प्रमोटर को आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू गेट इट रीइंबर्स? यस सर. वही तो बोला, अगर आप वो सब चीज नहीं देंगे तो आप ओरली खाली बोलेंगे तो उससे नहीं चलेगा. तो वही चीज लिखा होगी, आप वो वैलिड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो बिल्स है जो भी है वो आपको सबमिट करेंगे, देन ओनली यू कैन क्लेम द. अदरवाइज आर्टिकल्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. और उस क्वेश्चन में आर्टिकल लिखा हो, आर्टिकल में कोई प्रोविजन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके सर. ये आयुष आपने क्या लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? अच्छा, अफोरसेड वर्ड का मतलब क्या होता है? अफोरसेड वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज हमने ऊपर लिखी और उसका हम उससे कनेक्टेड कोई बात हम अगले सेंटेंस में कह रहे हैं या अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, तो लेकिन अफोरसेड पैराग्राफ, अफोरसेड सेंटेंस, तो मतलब उससे हम कनेक्ट करने के लिए से बोलते हैं कि ऊपर जो बात कही गई है उसी से कनेक्टेड हम आगे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अफोरसेड या अबव सेड विल यूज करते हैं. ये कोई लॉ का वर्ड नहीं, जनरल इंग्लिश का वर्ड है. इसको अफोरसेड या अबव सेड भी, ऊपर कहा गया है, अबव, ABOVE, अबव सेड. अफोरसेड या अबव सेड मतलब ऊपर कहा गया है, उससे रिलेट करने के लिए. तो हाँ बेटा, एक सेकेंड. आई थिंक लेक्चर नंबर 15 तक अभी ऑल्टरेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा. ऑल्टरेशन तो आई थिंक लेक्चर 16 से स्टार्ट हो रहा होगा.
ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल तो आपका 15 में नहीं है, 15 में कवर। तो आई थिंक 15 तक की जो भी चीज़ है मैंने बता दी। हाँ बताइए, किसका डाउट था? सर जैसे हर्षिल, हाँ आपने जो बताइए। बताया कि लीगल राइट है, अगर जैसे कंपनी वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको क्लेम करने मतलब मना कर देती है रियम्बर्स करने से, तो उसके पास क्या लीगल राइट होगा उस टाइम पे प्रोमोटर के नहीं, पास? कि मना कर देती है कब, किस ग्राउंड में मना कर देती है? सर जैसे वो क्या मतलब है, जैसे मतलब अच्छा, ये क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉड सेम करना क्वेश्चन चाहती की। है वो। हाँ वो अगर कंपनी मना कर देती है तो ही कैन इशू अ लीगल नोटिस। लीगल नोटिस इशू वैसा कर सकता है कंपनी को, कंपेयर कर सकता किसी है लॉयर कंपनी के को। थ्रू। नई कंपनी फिर भी नहीं, कोर्ट में जा सकता है। देखो, एक सिंपल सी बात देखो, इस खाली यहाँ की बात नहीं, जनरल बात करते हैं। आपके एज पर लॉ कुछ राइट्स हैं, ठीक है, और अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहे तो अल्टीमेटली क्या, डू इट डिपेंड अपन जुडिशरी, कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सुनो, यस सर। वही सेम, यहाँ भी सेम सिचुएशन। हर्षिल, इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। एंड सर सेकंड क्वेश्चन में भी डाउट है हाँ बोलो। सर। उसमें जैसे आपने जब लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर आपने बताया था कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो सॉरी है इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है हाँ हाँ। उसमें कोई एरर है, बट इसके अंदर जब पूछा है कि वैलिडिटी पूछी है इनकॉर्पोरेशन। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कई बार कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन कैसे बनाया है। ये कहना ये चाह रहा है कि सब देखिए, क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्मार्ट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी न्यू दिल्ली। The memorandum is duly signed except that X, Y, and Z signed it on behalf of 5 minors. Examine the validity of certificate incorporation issued by the, इसके कोने कहने का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स थे उसमें कुछ माइनर्स सब्सक्राइबर्स थे, उसमें कुछ माइनर्स भी थे। अच्छा, माइनर्स के बिहाफ पे सिर्फ उनके नेचुरल गार्जियन का मतलब सिर्फ फादर एंड मदर। एक गार्डियन वर्ड होता है, एक नेचुरल गार्जियन। गार्डियन तो कोई भी हो सकता है, किसी का अंकल भी, आंट भी, वो भी गार्डियन हो सकती है। सम अननोन पर्सन कैन ऑल्सो भी गार्डियन, लेकिन आपको नेचुरल गार्जियन सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, मदर या फादर। तो लॉ बोलता है सब कि जब भी कभी कभी कोई माइनर कोई चीज साइन करता तो उसके उसके बिहाफ पे एक्चुअली साइन वो नहीं करेगा, कौन करेगा, उसके नेचुरल गार्जियन करेंगे, पेरेंट्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है सर किसी एक्स वाई जेड ने साइन कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ, इज आर नॉट द नेचुरल गार्जियन। इसका था सिग्नेचर प्रॉपर नहीं हुए थे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के। अच्छा, आरओसी ने फिर भी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और हमने पढ़ा था एक बार सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू होने के बाद वो इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस है दैट कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, अब उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो कोई चीज अगर गलत हुई है तो उसको वैलिडेट नहीं कर देता, उसको लीगलाइज नहीं कर देता। तो जो सिग्नेचर गलत हुए हैं, जो माइनस के बिहार पे उनके नेचुरल गार्जियन के सिग्नेचर होने चाहिए थे, वो आपको ठीक करवाने पड़ेंगे। लेकिन आप इस कारण से ये नहीं कह सकते कि सिंस सिग्नेचर गड़बड़ हुई इसलिए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। नो, वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैव बीन इशूड बाय द आरओसी, ये इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस है दैट द कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, अब इसको डिनाई, इस बात को, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। मतलब सर इसके अंदर ये कंपनी की वैलिडिटी पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ये बेसिकली पूछ रहा है कि साहब आपको जो कमी थी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के सिग्नेचर में, माइनर के बिहाफ पे किसी ने ऐसे साइन कर दिए थे नॉट द नेचुरल गार्जियन, तो उसकी वजह से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इशू हुआ तो उसकी वैलिडिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, कंपनी तो उससे एग्जिस्टेंस में आई गई। लेकिन जो कमी थी, कमी किस सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में नहीं, जो मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो कमी थी कि सिग्नेचर सही तरीके से नहीं किया, उसको ठीक कराना पड़ेगा आपको। लेकिन आप इस कमी की वजह से ये नहीं बोल सकते कि सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड है। आप ये नहीं, देखो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन तो आरओसी इशू करेगा, और सब मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन क्लॉज तो हम फाइल करते हैं आरओसी को, ठीक है। तो उसमें कमी थी ना, उसमें कमी थी ना मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से माइनर्स के बिहाफ पे नेचुरल गार्जियन के नहीं थे, ठीक है। तो उसकी वजह से कंपनी आरओसी की तरफ जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन उसकी वैलिडिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो वैलिड है, ठीक है। कंपनी उसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आ गई है, लेकिन आपके मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो कमी है उसको ठीक करनी पड़ेगी आपको। ओके ओके सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। बेटा किसी को और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? बाकी क्लासेस ठीक चल रही हैं सबकी?
यस तो ऐसा करते हैं, लेक्चर नंबर जो 16 to 20 है, कोई बीच में थोड़ा गैप लंबा आ गया तो नेक्स्ट ट्यूसडे को ऐसे 11 से 1 रखते हैं। आज ट्यूसडे है, आज 1 सर तारीख है। संडे को ही कर लेना, हाँ, संडे को ही कर लेना सर। संडे को मैंने सुना है कि वैभव सर की शायद क्लास होती है। मतलब सैटरडे संडे में, मतलब वीकेंड सर सैटरडे संडे रख लो क्लासेस। अच्छा, इसी सैटरडे रख लूँ, लेक्चर हाँ जी। 16 to 20 कर लोगे? यस सर, कंप्लीटेड है लेक्चर, 22 तक देख लिया। अच्छा, तो हाँ जी। चलो मैं इस सैटरडे आप चाहते हो? इस सैटरडे सर, मतलब ये नेक्स्ट सैटरडे रख लो, मतलब बट वीकेंड में ही रख लो आप। अच्छा, वीकेंड में रख लें। सर ऑल डे कॉलेजेस की क्लासेस होती है तो वो फिर अच्छा, इफेक्ट वो होती भी है क्लास। अच्छा ठीक है, Yes. चलो फिर कमिंग सैटरडे रखते हैं, ठीक है। एंड आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 16 से 20 आपको लेक्चर नंबर 16 to 20, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके, ठीक है, ओके। आज मैं ये क्लास वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।